आज हम लेके आए केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, कोई कंपाउंड है, कोई कोई भी एक कंपाउंड आप ले सकते हैं। इसमें बेसिकली समझने के लिए H2O लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये दोनों किसी फोर्स से लगे हुए हैं, कुछ फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, नहीं तो ये कंपाउंड बनेगा नहीं। जो मतलब सीधा बात है, वो कंपाउंड बनेगा नहीं। कुछ फोर्स होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जो फोर्स इन दोनों को जोड़ के रख रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं बॉन्ड। अभी अगर थोड़ा स्पेसिफिकली हम समझे, हम उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन किया है मैंने, A force that holds atoms or ions within a compound is called chemical bond. कोई भी एक कंपाउंड में एटम्स के बीच में कुछ फोर्स होगा या फिर आयंस के बीच में भी कोई फोर्स हो सकता है, जिसके कारण वो कंपाउंड स्टेबल है, बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है। उस फोर्स को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उस फोर्स को ही हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, चलो, तो आयनिक बॉन्ड बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड होता है वो 5 टाइप्स का होता है। 5 टाइप्स मतलब पहला होता है तुम्हारा आयनिक बॉन्ड, फिर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, फिर होता है ऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट में आता है मेटालिक बॉन्ड। तो ये 5 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, लेकिन हमको हमारे सिलेबस में ये 2 ही पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझ लेते हैं आयनिक बॉन्ड को। तो ये क्या है? बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम आर कॉल्ड आयनिक। कोई भी 2 एलिमेंट है, उन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की लेनी देनी होगी, इलेक्ट्रॉन की लेनी देनी होगी, मतलब एक स्पेशीज इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरा स्पेशीज इलेक्ट्रॉन देगा। कोई भी मान लो कंपाउंड एक्स वाई, तो उस कंपाउंड में एक्स वाई है, तो मान लो एक्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 कंपाउंड बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन की के मतलब लॉस और गेन से, ट्रांसफर से। तो उसे हम क्या कहेंगे? ये जो कंपाउंड एक्स वाई है, ये भैया आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड की मदद से बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को। तो फिजिकल स्टेट सबसे मेजर प्रॉपर्टी हम जो पढ़ेंगे, सबसे जानने वाली बात है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मतलब इसको अगर हम थोड़ा इसको पूरा खोल के हम उस पॉइंट को पूरा बता सकते हैं समझ के। तो ये एक आयनिक कंपाउंड का मतलब स्ट्रक्चर है, कह सकते हो तुम इसको, ये स्ट्रक्चर है। ये घूम रहा है, मैंने एनिमेशन चल रहा है यहाँ पर। तो आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो इससे हमको पता तो ये चल गया कि सॉलिड तो होता है, क्रिस्टलाइन छोड़ो, सॉलिड तो होगा। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इलेक्ट्रॉन की लेनी देनी से बनेंगे आयनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड होंगे सॉलिड, वो भी कोई ऐसे वैसे सॉलिड नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच द आयंस आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस। कोई भी सॉलिड हो जिसमें आयन को हम 3D स्पेस में अरेंज किया हुआ है, मतलब जो तुम्हारे एलिमेंट्स है वो देखो, मतलब जो आयंस है तुम्हारे, ये देखो एक आयन मतलब 3D बना हुआ है, शेप 3D होगा, उसके साथ साथ एक मतलब रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ये है अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, तोड़ना मुश्किल है इसे। तो इसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सॉलिड्स इन विच elements are arranged in 3D space। कोई भी ऐसा एक सॉलिड जिसमें सॉलिड मतलब जो मतलब एलिमेंट नहीं,
यहाँ पर मैं आयन लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आयंस आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस, उन्हें हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, और जो ये अरेंजमेंट है उसको भी कुछ कहते हैं। अरेंजमेंट जो है 3D स्पेस में, अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा होगा, मतलब हाँ ऐसा ही होगा। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक आयन है, यहाँ पर एक आयन है, यहाँ पर एक आयन है। तो ये क्या है? ये क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट है। तो उनके बीच का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अच्छा, अभी हम आ चुके हैं सॉल्युबिलिटी। ये भी जानने वाला बात है कि कितना मिल सकता है पानी में या फिर किसी अलग सॉल्वेंट में। मतलब एक पर्टिकुलर अगर हम कंपाउंड को सॉल्यूट हिसाब से लेते हैं तो वो पानी में या फिर किसी अदर सॉल्वेंट में कितना मिल सकता है उसे हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली soluble in polar solvents like water but are insoluble in organic solvents like benzene। ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सोल्यूबल तो है लेकिन सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में, और एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट का पानी है। लेकिन ये इनसोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कह सकते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट्स बेसिकली होते क्या है, मतलब पोलर कंपाउंड्स, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अगर मैं एग्जांपल लेता हूं H2O का, ये अगर मैं मानूंगा कि H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है। चलो अच्छा, मेरे पास उनको पता है चार्ज होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या है? प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे कुछ 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 6 नेगेटिव चार्ज भी होगा इसमें। लेकिन बात ये है कि ये चार्ज मिले हुए नहीं होते, ये होते हैं पोलराइज्ड, मतलब चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टू फेसेस। अगर इस H2O के मॉलिक्यूल को मैं एक बॉल मानता हूँ, बॉल का एक साइड पूरा पॉजिटिव होगा, दूसरा साइड टोटली नेगेटिव होगा। समझ रहे हो ना बात को? ये समझने वाला पार्ट है। एक साइड अगर नेगेटिव है, दूसरा पूरा पॉजिटिव है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक चीज है, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर न्यूट्रल है उसके साथ साथ चार्ज आर सेपरेटेड ऑन द बोथ साइड्स, इट इज हेंस कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। साथ साथ फिनोमेना को हम कहेंगे पोलराइजेशन। बस समझ लिया। देखो ये मेरा H2O का एक मॉलिक्यूल है, H2O का एक मॉलिक्यूल है। अच्छा मान लिया इसमें एक साइड में ऐसा पॉजिटिव, दूसरा साइड में नेगेटिव है सिर्फ, हाँ तो कुछ नहीं समझना। एक दूसरा कंपाउंड तुमको मिला, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में NaCl है मान लो। तो NaCl में होता क्या है? Na+ होता है और Cl- होता है। ये आगे पढ़ेंगे, लास्ट में थोड़ा मैं बताऊंगा इसके बारे में ये कैसे होता है। लेकिन सोडियम का कैटायन होगा और क्लोरीन का एनायन होगा। तो ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव हमेशा करता है अट्रैक्ट नेगेटिव को। तो ये Na ना भाई इसमें चला जाएगा, Na+, वो इस साइड में थोड़ा खींचा हुआ चला जाएगा। कंपाउंड तो है ऐसा, हाँ NaCl है, Na+Cl- है। इसके साइड में मैंने H2O का मॉलिक्यूल ला लिया 5-6, तो Na जो है वो टूट के चला जाएगा, वो बोलेगा क्लोरीन के भाड़ में, मैं तो जाऊंगा H2O के पोलराइज्ड साइड में, H2O के पोलराइज्ड साइड में। तो H2O का ये मान लो पोलराइज्ड साइड है जो नेगेटिव है, तो मैं यहाँ चला गया, मैंने एक चला गया यहाँ पर। सिमिलरली क्लोरीन है वो भी बोलेगा तू भी, तूने मुझे कहा मैं भाड़ में जाऊंगा, तो मैं तू भी जा भाड़ में, तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पर। Cl चला गया यहाँ पर, ये है पॉजिटिव वाला स्पेयर, ये है नेगेटिव वाला पार्ट। तो इससे क्या हुआ? Na+ और Cl- होगा डिसोसिएट, और क्या काम तो बनी गया ना। अच्छा ये सोल्युबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट है उनके में उनमें होती है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसी के कारण फोर्स लगता है, कुछ फोर्स लगता है तब टूट गया NaCl। NaCl अगर टूट गया तो भाई खत्म, और क्या कहानी है, इतनी तो कहानी थी।
लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा कुछ होता ही नहीं पोलराइजेशन। नॉन पोलर है ना, मतलब नॉन पोलराइज्ड, कोई पोलराइजेशन की बात आएगी नहीं। तो अगर पोलराइजेशन की कोई बात आएगी नहीं तो ये होगा नहीं। तो मैंने एनिमेशन दिया, एनिमेशन में देखिए कि ये जो है ना, ये पहले कंपाउंड है, पानी में डाला, पानी है, पानी के कारण ये डिसोसिएट हो गए, खत्म। और क्या, बस यही थी बात। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कब किया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो और मूवमेंट ऑफ ई माइनस, तभी क्या आएगी, तभी होगी करंट की भागदौड़। करंट भागेगा जब इलेक्ट्रॉन भागेगा। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो चार्ज क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन को हम हिला सकते नहीं, हिलाने के लिए चाहिए बहुत एनर्जी। तो हम भगा सकते किसको है, इलेक्ट्रॉन को, कि मास भी कम है, भगाने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट भी भागेगा। अच्छा, तो यहाँ पर मान लो कि ऐसा क्यूबिक लैटिस है, मतलब एक लैटिस में ये लगा हुआ है ऐसा दो, हाँ, आयन है। तो आयन के बीच में कोई फोर्स होता है, Na+ मान लो, इसको Cl- मान लो, तो इन दोनों के बीच में कोई अच्छा एक ओरिएंटेशन होगा। तो ओरिएंटेशन है मतलब फोर्स है, तो फोर्स है तो जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो सॉलिड स्टेट में तो भाई ये लोग इलेक्ट्रिक करंट लेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको अगर हम हिला नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन को भी हम हिला नहीं सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं हिलेगा तो भाई करंट भी नहीं जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर थोड़ा हीट एनर्जी दे और इसको हम गला दे, इसको मेल्ट कर दे, मोल्टन स्टेट में ला पाए, तो थोड़ा वाइडली स्पेस हो जाते हैं ये वाले। तब क्या होता है, तो दोनों के बीच का फोर्स थोड़ा हो जाता है कम, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ गया फोर्स घट गया। तो हम इसको हिला सकते हैं, तभी क्या होगा, तभी इलेक्ट्रॉन भी मूव कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे तो करंट भागेगा। अच्छा, ये तो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन में अगर हम इनमें पानी डाल दें, तो यहाँ पर हमने देखा है कि अगर पानी डालेंगे तो ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं ऐसे ही। तो अगर ये डिसोसिएट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, करंट विल गो, करंट विल पास। बट सॉलिड स्टेट में ये करते नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर थोड़ा गला दे और या फिर एक्वस बना दे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी झक मार के पास हो जाएगी। समझ लो मेरी बात को। चलो, high melting and boiling point, since the force between ions are very strong, ionic compounds are very high melting point and boiling point। क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो है ना, ये नेगेटिव मान लो, ये पॉजिटिव मान लो, दोनों के बीच का फोर्स काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इसी कारण से, काफी ज्यादा है इसी कारण से, मतलब high energy is required to break the force. If force is broken, the state will automatically change। अगर हमने फोर्स मतलब इसमें कोई हीट दिया, एनर्जी लगी, तब ये जाके मेल्ट होगा, मेल्ट होके लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो उसको लिक्विड बनाने के लिए, उसका स्टेट बदलने के लिए हमको काफी अच्छी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा हीट मिलेगा, तो अगर ज्यादा हीट है तो ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे ही हो जाएगा ना, यही बात है। फ्लेम टेस्ट फॉर आयनिक कंपाउंड। तो देखो, आयनिक कंपाउंड बेसिकली सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन मैं बोल रहा, अगर कोई एक सॉल्ट है आयनिक कंपाउंड वाला, तो उसको अगर हम फ्लेम के पास ले जाएंगे तो हमको कोई पर्टिकुलर एक कलर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स व्हेन ब्रॉट नियर ए फ्लेम इंपार्ट ए कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो अगर तुम किसी आयनिक कंपाउंड को लेते हो और फ्लेम के सामने, आग के सामने जलाते हो, इफ यू जस्ट ब्रॉट इट इनटू कंबस्टन, देन सम कैरेक्टरिस्टिक कलर विल बी इंपार्टेड। कोई कलर तुमको मिलेगा। अगर तुम मान लो तुमने बेरियम का कोई एक सॉल्ट है, कोई भी एक बेरियम का तुम सॉल्ट पकड़ लो, मान लो BaSO4 एक सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट नामक एक सॉल्ट है, उसको तुमने जला दिया, फ्लेम में ला लिया, तो क्या मिलेगा तुमको, एक कलर मिलेगा, ग्रीन कलर मिलेगा, एप्पल ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीन एप्पल, हाँ एप्पल ग्रीन कलर मिलेगा। तो वो भैया फ्लेम टेस्ट है तुम्हारा। तो फ्लेम टेस्ट में कलर मिलता है, और वो आयनिक कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर तुमको डिफरेंट डिफरेंट कलर पता है, तुम उससे समझ सकते हो कि हाँ ये ऐसा होगा, तो अगर ये ग्रीन देगा तो बेरियम हो सकता है, अगर डीप ग्रीन देगा तो दूसरा कुछ होगा।
अच्छा, सिमिलरली अगर गोल्डन येलो फ्लेम दे रहा है तो तुम समझ जाओ कि ये तुम्हारा एक सोडियम का सॉल्ट है, कोई एक सॉल्ट है सोडियम का। अगर पर्पल कलर दे रहा है, वायलेट कलर दे रहा है बेसिकली, ठीक ठाक, तो वो पोटेशियम का कोई सॉल्ट होगा। KCl को ले आओ फ्लेम के सामने तो वो तुम्हें लिलैक कलर देगा, मतलब ये बेसिकली पर्पल ही होता है, अगर स्पेसिफाई करेंगे तो लिलैक है, पर्पल कलर मिलेगा तो ये KCl, बस वही। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिथियम का, अगर मतलब अगर उस पर्टिकुलर सॉल्ट में लिथियम तुम्हारा कैटायन है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल है, तुमको ये पर्टिकुलर कलर मिलेगा। लिथियम है तो रेड मैग्नेटा, फिर सोडियम है तो येलो, पोटेशियम है तो वायलेट रेड मतलब लिलैक, रुबिडियम मतलब ग्रे पर्पल, सीजियम मतलब वायलेट, कैल्शियम मतलब रेड ऑरेंज, स्ट्रोंटियम मतलब तुमको मिलेगा ब्राइट रेड, बेरियम का मतलब ग्रीन कलर मिलेगा, आयरन अगर यहाँ पर Fe2+ होगा, Fe3+ नहीं Fe2+, फेरस वाला तो गोल्ड, फॉस्फोरस होगा तो पेल ब्लू ग्रीन, जिंक होगा तो एक्वामेराइन। एक्वामेराइन ये स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन कह सकते हो इसको, ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन इसको हम कह सकते हैं, ब्लूइश ग्रीन कह सकते हैं इसको। अगर लीड है तो पेल ग्रीन या फिर ग्रीन, सेलेनियम है तो ब्राइट ब्लू, अगर एंटीमनी है तो पेल ग्रीन, और अगर अर्सेनिक है तो तुम्हारा ब्लू, अगर मैग्नीज है तो लाइम ग्रीन। लाइम ग्रीन मतलब नींबू में जो नील कलर होता है ना, मतलब नींबू का जो ग्रीन होता है, नींबू कच्चा रहता है वैसा जो कलर है वैसा मिलेगा। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है एक कोवेलेंट मतलब एक आयनिक कंपाउंड में? तो देखो सोडियम है, सोडियम का ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब सोडियम है ना तो उसका मान लो ऐसा होगा, ये तो तुम्हारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और एक लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि अगर तुमको स्टेबल बनना है तो एक लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या पॉसिबल है, 1 इलेक्ट्रॉन देके 8 लास्ट रख ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 रख ले। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके लिए इजी पड़ेगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए भाई बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, और सभी को करना है मेहनत कम, लेकिन स्टेबल हर किसी को बनना है। सिमिलर बात है यहाँ पर ये हो गया। सिमिलरली क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का ऐसा होगा 2, 8, 7। सिमिलरली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तभी जाके ये स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको एक दे दिया। मैंने हमको पता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ आखिर के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये जब रिएक्ट करेंगे Na का जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को मिल गया, तो Na में पार्शियली मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो गई कम, और इसमें आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो ये लोग कंबाइन करके NaCl बनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, दोनों के बीच में एक ओरिएंटेशन होगा। सिमिलरली डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट तरीके से ये कंपाउंड्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से हम मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं। यही बात थी आज के लेक्चर में, इतना ही। तो अगले लेक्चर में कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।